हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शास्त्रीय काल। आप सभी का जीएस एग्जाम मेंटर में स्वागत है। हम आज बात करेंगे जो सीटेट मैथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। आज प्रीवियस ईयर्स का ये तीसरा सेट होगा हमारा। हम जैसा कि बताए थे, जब हमने बैच लॉन्च किया था तो हमने बताया था कि आपको लगातार जो प्रैक्टिस सेट होंगे उन्हें कराया जाएगा, मॉक टेस्ट को भी कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। वही सिलसिला हमारा लगातार जारी रहता है। हमने जैसा कि आपसे कहा था, वैसे जब हम थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं इसके बाद जस्ट बाद एक हम प्रीवियस ईयर्स का सेट जरूर लाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ऐसा आपसे वादा किया था और उस वादे के मुताबिक हमने हम लगातार आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स के सेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। और उम्मीद है कि आप हमारे हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रखा होगा और शेयर भी कर देंगे आप। और आज हम बात करेंगे सीटेट मैथ्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके आई हुए क्वेश्चन है, उनके कंटेंट को समझेंगे, उनके लॉजिक को समझेंगे और ये बेस क्लियर हो जाता है। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का पर्पस क्या होता है, हमारा मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, आखिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना जरूरी क्यों है। ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। जरूरी क्यों है, पहले मैं ये बता देता हूँ। हम लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इससे एक हमें आइडिया हो जाता है कि किस स्तर के क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं, किस लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं और किस मतलब कहना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन कम बनते हैं, किस चीज को हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस चीज को कम पढ़ना चाहिए, किस चीज को हमें बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता है, किस टॉपिक पर हमें से समय देने की आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का पर्पस ये होता है, उससे हमारी प्रैक्टिस बनती है। जब हम प्रैक्टिस हमारी बन जाएगी तो हम स्वतः ही क्वेश्चनों को करना सीख जाएंगे। चलिए, बिना किसी देरी के हम बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 37 59 गुणा 95 73 के गुणनफल में ढाई इकाई और ढाई का अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। हमें ये देखना है कि ढाई और इकाई के अंकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए, अब क्या होगा इसकी बात करेंगे। देखिए, 9 अगर हम इकाई और दहाई की बात करते हैं तो आप अगर देखो, मैं पहले आपको मल्टीपल गुणा करना सिखाता हूँ। अगर इकाई और दहाई की बात करें तो हम केवल अगर लास्ट के दो अंकों को ले लें, 59 और 73, इनकी गुणा करें, 59 और 73, इनकी गुणा करेंगे, 9 तिया कितना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 27, हासिल 2 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 17 हो गया। इसके बाद 7 में 63, 6 आपका क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 और 6 आपका कितना हो गया। अब देखिए, 7 7 3 10, 1 1 2 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 4। अब कहा है इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो यहाँ पर इकाई का अंक आपका क्या है, इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक आपका कितना है, 0 है। ये दहाई का अंक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 + 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7 है। 0 प्लस कितना आ जाएगा, 7 है। इसका मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा, 7 सही हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम बड़े बड़े सवालों को कर सकते। हमें 3759 जो नंबर दे रखा है, 3759 × 59553, इन नंबर्स को मल्टीपल करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। अगर ढाई और इकाई की बात करेगी है तो लास्ट के दो डिजिट ले लेंगे और उनमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद हम 10 कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। अगर यहीं पर इकाई का अंक पूछा जाता तो हमें दो अंकों को लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगर यहीं पर इकाई का अंक पूछा जाता तो दोनों संख्याओं से इकाई का अंक निकाल लेते। एक तो पहली वाली संख्या से 9 होता है इकाई का अंक और दूसरी वाली से 3, 9 तिया 27। तब भी आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक कितना आता, इकाई का अंक तब भी 7 ही आता। तो इस तरह से हम इस तरह के सवालों को
कर सकते हैं बहुत आसानी से। होता क्या है, अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुणा करने लगते हैं। देखिए, जब आप गुणा करने लगते हैं तब दिक्कत, आपका समय भी खराब हो गया और गुणा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें केवल जब ढाई की जितने अंकों की बात करी जाएगी उतने अंक उस संख्या से निकाल लेंगे, उनकी गुणा कर लेंगे, उसके बाद उससे देख लेंगे जो भी है। तो ये है। अब इसमें गुणनफल की बात करिए तो इसलिए गुणा करके करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और आया हुआ क्वेश्चन है। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। मतलब ये जो हमारी 5671 संख्या है, इसको पलट दे। देखिए 5600 संख्या 5671 है, इसको अगर पलट देंगे, मतलब पलटने का मतलब पीछे से आगे क्रम में, लास्ट वाले अंकों को पहले रखेंगे, पहले वाले अंकों को बाद में रखेंगे। इस तरह से जब पलटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 1765, ये आ जाएगा। अब पूछा इनका अंतर क्या है। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब घटाना से होता है, घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो देखिए यहाँ पर एक में से 5 जाएगा नहीं, आप सभी जानते हैं। तो 11, एक ढाई ले लेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से आपका 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ पर 6 रहेगा, 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 0। अब यहाँ पर कितना 6 है, यहाँ से ढाई लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9, या 4, 4 में से 1 जाएगा 3। तो आपका कितना हो जाएगा 3906, 3906। अब 3906 आपका कौन सा आंसर है ये चेक करेंगे। देखिए पहला आंसर आपका 3916, ये नहीं होगा। दूसरा आंसर 74, ये नहीं होगा। फोर आंसर है 49, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन 3906, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है जिसकी वजह से आपको मैथ पे नंबर कम आए, या मैथ में आपको ऐसा लगे कि नहीं साहब मैथ बहुत हार्ड है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आप लगातार देख रहे हैं जो पहले प्रैक्टिस सेट रहे थे उनमें भी अब भी कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने अभी तक नहीं आया। बेसिक क्वेश्चन है, बस हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। देखिए पैटर्न का अध्ययन करना है। 1 into 1 1 आया, 11 into 11 1 to 1 आया, 333 into 3 1 into 1 था, तब 1 2 3 2 1 आया। तो यहाँ पर यह है 5 1, 5 times 1 into 5 times 1 क्या होगा। मतलब आप देख रहे हैं जब हमारा एक की संख्या कितनी थी, एक, एक बार आया था, तो हमारा गुणनफल कितना आया 1। जब एक की संख्या कितनी होगी, 2, 2 बार होगी तो क्या होगा 1 2, मतलब जितने अंक है एक के, मतलब समझ रहे हैं आप, फिर से ध्यान सुन, एक के अंकों की संख्या जितनी है उतनी बार तक बढ़ेंगे, उसके बाद घटेगी संख्या। इसमें 2 बार दो एक था, कितनी टाइम्स आए 1, 2 टाइम्स आए, तो 2 टाइम्स तक बढ़ेगा, इसके बाद 2 के बाद घटा। देखिए 2 बार जब आया 1 into 1 ये आया, तो 2 अंक थे, तो इसका मतलब 1 2, 2 अंकों तक बढ़े, फिर 2 से घटे, आ गया। इसी तरह से आपका ये था 1 1 into 1 1। अब अब 1 कितनी बार आया, कितने टाइम्स आया 1, 1 आया आपका 3 टाइम्स, 1 आया आपका कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसका मतलब 1 2 3, 3 टाइम्स तक हम बढ़े। अब इसके बाद 3 टाइम्स से फिर हम बैक ले लेंगे 1 तक, तो फिर 3 के बाद क्या आएगा 2 और 1, यही देखो आया यहाँ पर आया। अगर यहीं पर हम और करना चाहें, 4 वाला करना चाहें, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। अब कितनी टाइम्स आया 1, 4 बार, तो 4 तक 1 2 3, इसके बाद कितना आ जाएगा 3 2 1, आ गया समझ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 आया, कितनी बार आया 5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, हम 5 बार जब 1 आया है तो 1 से लेके 5 तक की संख्या लिखो पहले, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 5 से 1 तक की उल्टी संख्या लिख लेंगे, उल्टे क्रम में। 5 के बाद क्या आएगा, पहले क्या आएगा 4, 4 से पहले 3, और 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। अब यही आपका आंसर होगा, इसको चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप समझ गए, अगर इस तरह की गुणा बन बन की कभी भी आ जाए, कितनी लंबी चौड़ी गुणा आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, आपको गुणा नहीं करना है। बस आपको ये पैटर्न याद रखना है कि जितनी बार आपका 1 आएगा उतने तक हम नंबरिंग करेंगे, इसके बाद पहले बढ़ते हुए क्रम में उतने तक करेंगे, फिर 1 तक करेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं आता।
अब 125, देखिए 1 2 3 4 5 4 2 1, इसमें 3 नहीं है, ये गलत हो गया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, फिर 3 आ गया। 4 से पहले क्या आता है? 5 से पहले कितना आता है? 4 आता है, ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4, अब 5 है ही नहीं इसमें, ये भी गलत हो गया। उसका मतलब 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा सवाल, अगर हम इसकी वास्तव में गुणा करते, क्या हम इतनी आसानी से कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब यही चीजें हैं जो हमको एग्जाम से पहले सीखना है और एग्जाम में फॉलो करना है। एग्जाम में यही लॉजिक, यही पैटर्न हमको ध्यान रखना है, और इन पैटर्न को जब हम ध्यान रख लेंगे, निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर, इन सभी को हमें मीटर में बदलना है। इन सभी को हमें क्या करना है? मीटर में बदलना है। तो देखिए, आप जानते हैं क्या, अब 5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर होते हैं आपके। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर की बात करेंगे, 100 सेंटीमीटर। अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए, आप देख रहे हैं कि जब 5 किलोमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 5000। 5000 मीटर ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन से करना कैसे होगा, किस तरह से हम ऑप्शन को हल, हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी चीज सीखनी है हमें कि बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमें हल करना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से कर लेंगे। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो गए। अब कुछ भी आए तो हजार में तो आएगा। देखिए, ये भी सैकड़ा में है, ये सैकड़ा में है, ये दहाई में है, ये 500 मीटर, ये भी सैकड़ा में है, ये 3 अंकों में, ये हजार में कोई नहीं है। ये 3 ऑप्शन हजार में मीटर में नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही केवल 5055 मीटर है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो भी बता देते। देखिए, 5000 मीटर हो गया आपका, 5000 मीटर। ठीक, इसके बाद 50 मीटर। अब देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ 100 सेंटीमीटर बराबर, जब 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो हमारा 500 सेंटीमीटर है, तो 500 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। और इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5055 आ गया। तो इसका मतलब कितना? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यही आपका सही उत्तर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब वो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। अब ये इसमें जोड़ना है, जोड़ना क्या है? अब रख लेंगे। देखिए, 19 इकाई, 19 इकाई। तो सबसे पहले क्या, हम हजार से चलते हैं। हजार, 19,000। देखिए, 19 हो गया। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? 1000 बराबर कितने होते हैं? 1 0 0 0। 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 19,000 की बात करेंगे तो 19 में कितने जीरो लगा देंगे? 1 2 3। अब सैकड़ा, 1 सैकड़े में कितने जीरो होते हैं? सैकड़ा कितने का होता है? 100 का। तो 19 सैकड़ा, तो 19 ये होगा 2 जीरो। फिर 19 इकाई, 19 इकाई का मतलब होती है 19 का, करना ही क्या। अब इन सभी को आप ऐड कर दो, बस हो गया सवाल टोटल। देखिए, 0 9 9, 1 0 0 1 1 9 0 9। और यहाँ पर देखिए, 9 1 कितना आ जाएगा? 10, और 1 और 1 2। तो आपको कितना आ जाएगा? 20 919। 20 919। अब आप देख लेंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको डायरेक्टली भी निकालना सीख सकते हैं, आप चाहे सीधे सीधे निकाल लेते हैं, या आप उस तरह से आते हैं।
मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया। अब आप बताइए कि क्या एक भी क्वेश्चन अभी तक आपके लिए क्वेश्चन कोई टफ आया? और ये सब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं सरल सरल कहीं से ले आया था ना। एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब 176 को 3 से विभाजित करेंगे? देखिए, सबसे पहले 176 को 3 से विभाजित कर लीजिएगा आप, है ना। इस तरह विभाजित का मतलब भाग करना है। 3 पंजे 15 हो जाएगा आपका, 2 26, 3 अट्ठे 24, कितना होगा 2 शेष। अब ऐसा इसमें वो मान ढूंढना है जिसमें अगर उस संख्या से भाग दें तो शेषफल कह रहा है शेष उससे अधिक हो, मतलब 2 से अधिक किसमें शेष आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर 175 को देंगे, 3 पंजे 15, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 24 मतलब एक शेष बचेगा। यहाँ पर कितना शेष बचेगा? एक। भाग कर लीजिएगा आप। 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर शेष ही नहीं बचेगा, शेष बचेगा 0। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए करेंगे तो यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बचेगा और 5 चौ 20, 20 मतलब यहाँ पर कितना शेष बचेगा? यहाँ पर शेष बचेगा आपका 3। यहाँ पे कर लीजिएगा 4 चौ 16 और 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना शेष बचेगा? यहाँ भी आपका शेष बचेगा 2। अब किसमें 2 से अधिक शेष है? सी वाले में शेष अधिक है, तो सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब हम भाग कर लेंगे जिसमें शेष अधिक आएगा 2 से, वही हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। कितना है? 2.5 रुपए। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, तो कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो देखिए, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? सबसे पहले पेंसिल का मूल्य लिख लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य, देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 2.5 रुपए, मतलब 2 रुपए 50 पैसे। ये आपका हो गया। ठीक। अब अमित ने कितना खरीदा? 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदी। अब 1.5 दर्जन पेंसिल, 1.5 पेंसिल। अब 1.5 दर्जन जो पेंसिल होंगी वो कितने के बराबर होंगी? देखिए, 1.5 दर्जन जो पेंसिल, एक दर्जन में कितनी होती है? 12, यहाँ पे लिख लेंगे। एक दर्जन में कितना होता है? 12। एक दर्जन 12 होता है तो 1.5 दर्जन क्या होता है? 12 6 18। तो ये कुल टोटल पेंसिल कितनी होगी आपकी? 18 पेंसिलें होगी। 1.5 दर्जन पेंसिल मतलब 18 पेंसिल, 18। अब तो पेंसिलों का मूल पहले देख लें कितना है। कुल पेंसिल, पेंसिलों का मूल्य। अब देखिए, जब एक पेंसिल 2.5 रुपए की है तो 18 पेंसिल कितनी होती? मतलब दो 2.5 रुपए की कितने से गुणा? 18 से गुणा कर देंगे। इनकी गुणा कर लेंगे हम। 0, 18 पंजे 90, 0 9 18 दूनी आपका 36, और 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 36 और 9 हो जाएगा आपका 45। इसके बाद अब आपका कितना हो? 45 रुपए हो गए। जो पेंसिलों का मूल होगा वो कितना रुपए हो गया? 65। अब उसने कितने रुपए वापस दिए? उसने 100 का नोट दिया दुकानदार को, तो कितने रुपए वापस मिले? वापस रुपए, वापस रुपए कितने हो जाएंगे? 100 - 45 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 55 रुपए। कितने रुपए? 55। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं, हालांकि सीधे सीधे कर सकते हैं, इतना लंबा जो मैंने लिखा है इसे लिखने की आप भाई। एक पेंसिल कितने? 2.5 रुपए की, तो 1.5 दर्जन, डेढ़ का मतलब कितना? 18, 18 गुणा कितना? 2.5 कर ले तो 2 5, तो कितना आ जाता? 18 दूनी 36, और 36 और 9 45, 45 पेंसिल। ये 45 रुपए आ जाता सीधा सीधा। 100 रुपए दिए तो 100 - 45 बराबर 55। 2 लाइन में देखिए हो गया आपका। लेकिन मैं 2 लाइन में अभी कराना नहीं चाह रहा हूं, क्यों? अभी आप सीख रहे हैं। अभी मैं 2 लाइन में कराऊंगा तो आप मिस कर जाएंगे, आप भूल जाएंगे, आप जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आपके नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन। अब जब जो जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे प्रैक्टिस सेटों की संख्या अधिक हो जाएगी, आपके पढ़ने का टाइम अधिक हो जाएगा, तब आप भी डायरेक्ट करने लगेंगे और मैं भी डायरेक्ट कराऊंगा।
इसलिए एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही बारीकी से करा रहा हूँ, आप साथ साथ सीखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए, पूर्व 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999। देखिए, सबसे पहले हम पूर्ववर्ती बताते हैं किसे कहते हैं, इसके बाद उत्तरवर्ती बताएंगे। देखिए, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट पहले, ठीक पहले, ठीक पहले। और परवर्ती, देखिए परवर्ती या कभी कभी उत्तरवर्ती भी आता है लिखा हुआ, मैं दोनों बता दूं। इसका मतलब है ठीक बात, ठीक बात। अब 1000 के पूर्ववर्ती, देखिए 1000 से पूर्ववर्ती पहली संख्या कौन? 999 आएगी। का पूर्ववर्ती, इसका मतलब 999 से पहले एक और संख्या कौन सी होगी? 998। लेकिन यहाँ पर कितनी लिखी हुई है? 999। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, देखिए 1000 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 999। मैंने कहा ठीक पहले, 1000 से ठीक पहले संख्या कौन सी आती है? 999 का परवर्ती। अब परवर्ती 999 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1000 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 एक दे रखा है, गलत, ये भी हो जाएगा। अब 1000 के परवर्ती, परवर्ती कितना हो जाएगा? मतलब 1000 में एक जोड़ देंगे। देखिए, ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हमें कोई पूर्ववर्ती निकालना है तो एक घटा दो, और परवर्ती निकालना तो एक जोड़ दो। पूर्व परवर्ती तो एक जोड़ देंगे, 101 का पूर्ववर्ती, फिर से 1000 ही बचेगा, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर परवर्ती मतलब 1000 का परवर्ती एक जोड़ देंगे, 1001 का पूर्ववर्ती एक घटा दो तो 1000 बचेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती को आप समझ लो, फिर से मैं आपको यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए। उस संख्या में या किसी संख्या में, किसी संख्या में एक जोड़ने पर परवर्ती प्राप्त होता है, और एक घटाने पर उत्पत्ति। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप ऐसे ध्यान रखो कि ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती, ठीक बाद वाली संख्या परवर्ती, ऐसे याद रखो, या ये जोड़कर या घटाकर याद रखो, आपका मन है। लेकिन मतलब पर्पस यही है कि आप सीखना चाहिए, बस आना चाहिए। कैसे सीखेंगे? पहले आती है उसे पूर्ववर्ती कहते हैं, बाद आती है उसे परवर्ती कहते हैं, या ये जोड़कर या घटाकर, इस तरह से सीखेंगे। मन आपका है, सीखना आपको, बस सीखना जरूरी है। हमारा उद्देश्य आपका, आप सीखें, बस इतना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए, उनमें से 152 बिक गए, तो बची हुई खिलौने की संख्या क्या है? देखिए, एक दुकान थी, दुकान में कितने थे? एक दुकान थी, 239 खिलौने थे, इसके बाद 70 खिलौने और आ गए, तो कितने हो गए? 70 खिलौने और आ गए, तो 70 में कितना जोड़ लेंगे? 9 और 7 3 10 2 1 3, कितने हो गए? 309 कुल खिलौने हो गए। 309 कुल खिलौने हो, अब उसमें बिक कितने गए? 152 बिक गए। बिके हुए खिलौने कितने? बिके हुए खिलौने कितने? 152। तो शेष खिलौने कितने हैं? बचे हुए खिलौने कितने हैं? बचे हुए खिलौने कितने हैं आपके? तो 309 माइनस कितना कर देंगे? 152। 152 घटा देंगे। अगर किसी को इस तरह से घटाने में दिक्कत आती है तो वो इस तरह से घटा सकता है, ऊपर नीचे रख के, ऐसे करके, ऐसे। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 7। यहाँ दाही ले लेंगे, 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 2, 2 में से जाएगा 157। कितना बचेगा? 157। अरे सिट, हमें कहना चाहिए आंसर नहीं पूछा गया, हमें ये पूछा किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ बता देंगे, यही बता, देखो सबसे पहले कितने थे? 239 खिलौने उसके पास थे, जो खिलौने लाए गए वो जोड़ देंगे, तो 70 हमने जोड़ दिया। जो बिक गए उन्हें माइनस कर देंगे, और कितने बिक गए? 152 बिक गए।
हमें, मैं सोचा था आंसर, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, मतलब ऑप्शन नहीं देखे थे, है ना। तो ये वाला, अभी मैच कर लो, 239 प्लस 70 माइनस 152 कौन सा, 239, ये माइनस 70, ये नहीं होगा, गलत। 239 प्लस 70 माइनस 152, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और कोई सा आंसर आपका नहीं बनेगा। तो ऑप्शन, अगर संख्या बची हुई खिलौने की संख्या पूछी जाती तो 170 आती, जैसा कि मैंने निकाल के दिखा दिया था तब तक। हालांकि पूछा नहीं गया था, बस डिटेल पूछी गई थी किस तरह से लिखेंगे, ये पूछा गया था। अगला, छह के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए स्थानीय मान आप जानते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, शायद नहीं बताया तो फिर से। सबसे पहले एक, अब जितने स्थान, छह लिखा, अब उससे कितने स्थान पहले हैं? दो स्थान पहले, जितने स्थान पहले हैं उसमें क्या करेंगे, जितने स्थान पहले हैं उतने जीरो लगा देंगे। जितने अंक उससे पहले होंगे, कितने अंक है, दो अंक है, एक दो और दो जीरो। इसी तरह से इस वाले छह का लगा लेंगे। तो इससे कितने अंक पहले, इससे चार अंक पहले, तो चार जीरो, सॉरी, चार अंक है, हाँ चार जीरो। आप समझ गए, इस तरह से इसे करना होता है। अब देखिए, चार जीरो और एक छह, तो टोटल कितने अंक हो गए, पांच हो गए। पांच किस किस में, पांच अंक किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको अगर है नहीं तो जोड़ के दिखा देता हूं। देखिए, चार जीरो, फिर आपके कितने, दो जीरो, और आपका छह, तो ये तो आया इसका ये मान, छह जीरो छह जीरो छह। तो इस स्थानीय मान निकालने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि जिस स्थान पर जो अंक जिसका पूछा जाए उस अंक को लिखें, उससे पहले जितने अंक आते हैं उतने जीरो लगा लो आप, वही आप उसका स्थानीय मान होगा। अब यदि इससे विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आएगा, भागफल पूछा गया तो देखिए, 500 लिख देते हैं आपको, फिर बताएंगे किस तरह से क्या करना होता है। पहले लिख देते हैं, लिख कर बताते हैं, इसके बाद आप अच्छे से सीख जाओगे। 567, 567 और 567, ये होगा। अब देखिए, पहली बार में तो आपका क्या होगा, पहली बार में पहला आ जाएगा, 567 आ गया, फिर 5 उतारेंगे। जब अगली बार उतारेंगे तो कितना उतारेंगे, फिर जीरो लेना है, कितना, जीरो। अब जीरो से 6 उतार लिया, तब भी नहीं गया, फिर जीरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर जीरो लगाएंगे तब क्या आएगा, तो इसका मतलब फिर से ये हो जाएगा प्रोसेस। फिर अगला वही 5 उतारा, फिर यहाँ बंद हो जाएगा, फिर दो जीरो, फिर बंद, ये उतार लेंगे, फिर ये उतार, ठीक है। तो इसका मतलब वन डबल जीरो वन आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद तरीका क्या निकालना, तरीका यह है कि जब हमारी सेम संख्या है, उसी मतलब तीन तीन का डिजिट बन रहा है, 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 तो इसका और उसी जिसका जिस नंबर का डिजिट, जिसका जोड़ा मतलब ये बन रहा है, तीन अंकों का जो जोड़ा बन रहा है, और उसी संख्या से हमें क्या करना है, इसके कितने तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं सेम, तो उसी अंक से हमें डिवाइड करना है, तो इसका मतलब जितने अंक के जोड़े बनेंगे उससे एक कम जीरो आएगा और बकाया वन आ जाएगा, और जितने जोड़े बनेंगे उतनी बार वन आएगा। तो इसका मतलब देखिए कितने जोड़े बने, मैं डायरेक्ट कितना, तीन जोड़े बने, तो एक दो तीन बार वन लिख लिया। अब कितने अंकों के जोड़े हैं, तीन अंकों के जोड़े हैं, कितने अंकों के जोड़े हैं, तीन के, तो एक कम, मैंने बताया था एक कम, तीन अंकों का जोड़ा है, तो तीन माइनस वन कितने बचे, दो। तो इसका मतलब कितने जीरो लगा ले बीच में, तीनों के बीच में, दो जीरो, एक दो एक दो। तो देखिए डायरेक्ट निकालना सीख गए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कि आपका डायरेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरह से सीखिए, उद्देश्य केवल यही है कि आपको आना चाहिए, सीखना चाहिए। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था, तो ये पूछा गया है। तो देखिए, 2 घंटे PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, जब PM की बात करेंगे तो इसका मतलब इस 2:58 को, इस 2:58 को हम कितना लिख सकते हैं, इसे एक और आठ और छह पांच 11, 118 PM लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, अब हमारा जो एक घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, अब इसमें 58 मिनट पहले से थे,
तो 8 और 6 5 11। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें पूछा गया 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले। अब 2 नहीं बजेगा, अब 2, सॉरी इसे ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लोग ये हटा देता है, ये सीपीडी यहाँ से हटाओ, दूसरा ये, वरना दिक्कत आएगा समझने में। मैं आपको बता, देखिए 2:58 है, इसे क्या 2 को, जब 2 पीएम हो रहा होता है तो देखिए 12 बजे तक, 11:59 तक आपका क्या होता है, एएम होता है, 12 बजे आपका पीएम लग जाता है। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। जो हम है सबसे पहले तो यह है कि 2:58 पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, 14:58 पीएम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है, ठीक। जब पहले की बात, घटाने की बात करी जाए तब के लिए है। अब अब 14:58 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 13:118। जो लिखा गया, देखिए 1 घंटा, 1 आवर आपका क्या होता है, 60 मिनट होते हैं आपके। अब 58 मिनट यहाँ दे रखे थे, 58 में जोड़ देंगे तो 8 और 6 5 11, 118 हो गया। 118 पीएम कहें या 14:58 कहें, 13:118 पीएम कहें या 14:58 कहें, बात एक ही है। अब हमें बात की 4 घंटे पहले की, तो इसका मतलब जो 13:58 होगा, 13:118, इसमें से हम 4:59 घटा देंगे, 4:59 क्या करेंगे, तो हटा देंगे। 4:59 को जब घटाएंगे तो 18 में से 9 जाएगा, 9, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो जब यहाँ पर 5 आ गया आपका, फिर यहाँ पर आपका 13, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा। अब ये क्या आएगा, अब ये पीएम का नहीं आएगा क्योंकि 9 बजे है, इसका मतलब 12 से पहले का टाइम है, तो ये एएम में आएगा। कितना आएगा, एएम में आएगा। अब देख लीजिए 59 एएम कहाँ पे हो रहा है, देखिए ऑप्शन में एएम 10 बज रहा नहीं होगा, ये पीएम का 59 पीएम का ये भी नहीं हो, 7:57 ये भी नहीं हो, तो कौन सा हो जाएगा, 9, 9 आपका कौन सा हो जाएगा, 9, ठीक है, 9:59 आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन आता है सही है। मैं समझ रहा हूँ अपने का। देखिए कभी भी घड़ी का क्वेश्चन आए, ध्यान रखिए, घड़ी का क्वेश्चन आए, पहले बात की बात करी जाए, अगर जोड़ा जा रहा है तो डायरेक्टली जोड़ दो, घटाने की बात है, 2 में से कभी 9 घटवा रहा हो, 2 में से कभी 3 में से कभी 11 घटवा रहा हो, तो हम 3 नहीं मानेंगे उसे, फिर उस टाइम को हम 24 घंटे में रोटेट कर बदल देंगे, उस टाइम को हम 24 घंटे वाले टाइम टेबल में चेंज कर देंगे। जैसे 2 का जो टाइम है वो 12 घंटे वाले टाइम के हिसाब से है, लेकिन 2 अगर 24 घंटे वाले टाइम के हिसाब से घड़ी में देखें, 2 का मतलब कितना होता है, 14 बजता है। अगर हम 14 नहीं बजाएंगे तो हम कभी घटा ही नहीं सकते, 4 को घटा लेंगे, नहीं घटा पाएंगे, इसलिए हमें 14 करना पड़ा। समझ गए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये लगता है कि हाँ वास्तव में हम कुछ सिखा रहे हैं, हमारा प्रयास आपके लिए अच्छा प्रयास है, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर दें, कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई अगली वीडियो में जरूर देंगे। धन्यवाद।